ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब थ्रस्ट या इसी को बुयान फोर्स कहते हैं, बुयांसी क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। मतलब किसी बॉडी का फ्लोट कर रहा है कोई बॉडी या फ्लोट कर रही है तो उस फ्लोटेशन का लॉ क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएं, अप थ्रस्ट। हेडिंग क्या रहेगा बच्चों, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट को हम लोग कहते हैं बुयान फोर्स। बुयान फोर्स दोनों का मतलब एक ही बच्चों, अप थ्रस्ट या बुयान फोर्स। आप सबको पता है कि जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में इमर्ज की जाती है तो उस पर प्रेशर एक्ट होता है। एक्ट होता है, मैंने बताया था ये पास्कल्स लॉ में है कि नहीं, प्रेशर एक्ट होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोग ले सकते हो, भी कोई वाटर है, लिक्विड है, वहां पे कोई आप एक बॉल, छोटी बॉल एक बड़ी बॉल इमर्ज करो तो छोटी बॉल देखो कि बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती है और बड़ी बॉल क्या होती है, ऊपर आ जाती है अगर हल्की है ना। तो ऊपर बॉडी में हल्की कोई ऑब्जेक्ट लो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए घर में कोई हल्की ऑब्जेक्ट ले लो, लाइटली ऑब्जेक्ट, उसको इमर्ज करो किसी लिक्विड में और छोड़ दो, देखो ऊपर आ जाता है वाटर। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड इस पर एक अपवर्ड फोर्स क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, अप्लाई कर रही है, और इसी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अप थ्रस्ट, बुयान फोर्स। तो फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। एक फिगर मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें एक मान लेते हैं लिक्विड है, क्या है, एक कोई लिक्विड है, लिक्विड में फ्लूइड्स या जो भी समझिए फ्लूइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड कहेंगे। तो यहाँ पे कोई वाटर है मान लेते हैं, फ्लूइड के प्लेस मैंने क्या लिया, एग्जांपल के तौर पे एक वाटर ले लिया है। अब इस वाटर में हमको एक ऑब्जेक्ट इमर्ज कराना है, क्या कराना है, इमर्ज। जैसे मान लो कोई बॉडी हमने यहाँ पे इमेज कराया, मान लेते हैं कोई सिलेंडर टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का। फिर बॉडी पर क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, कौन, लिक्विड। ये जो हमारा लिक्विड है, फ्लूइड, जिससे हम लोग, आप लोग एग्जांपल के तौर पे वाटर ले रखे हो, इसमें मैंने एक सिलिंड्रिकल बॉडी मैंने इसमें इमर्ज करा दिया है। ये वाटर क्या करेगा, इस पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी। आप लोग इसको प्रैक्टिकल चेक कर सकते हो घर में अपने, किसी बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें कोई हल्की बॉडी को डुबोइए, इमर्ज कराइए, तो बॉडी ऊपर आ जाती है। किधर आती है, ऊपर आती है। तो जैसे ये बॉडी है, इसको भी मैंने यहाँ पे डुबोए रखा है और जैसे छोड़ेंगे ये मान लो ऊपर आ रही है ना। तो इस पर क्या लग रहा है, ये अपवर्ड एक फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स का नाम क्या है बच्चों, अप थ्रस्ट है। तो अब आप तो समझिए कि अप थ्रस्ट अप्लाई होता है, लेकिन इसका कॉज क्या है, बात ना करिए। अप थ्रस्ट का कॉज क्या है, क्यों कोई भी लिक्विड किसी बॉडी पर अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करती है, कभी सोचा? आपने ये जरूर पढ़ा कि लिक्विड प्रेशर अप्लाई करती है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो लिक्विड का प्रेशर यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, एक ईच पॉइंट्स पर लिक्विड का क्या होगा, अपना प्रेशर होगा। तो अब थ्रस्ट का कॉज क्या है, ये हम लोग समझने जा रहे हैं, इसका कॉज क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये लेवल ले लेते हैं, ये पॉइंट, यहां पर लिक्विड का प्रेशर होगा, किधर होगा, इस पर डाउनवर्ड फोर्स होगा, फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि आप जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया कितना है, कैपिटल ए, क्या है, कैपिटल ए। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, h है,
ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी ए ही होगा। तो इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा किधर डाउनवर्ड्स में। आपको ये भी पता है कि लिक्विड किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती है। अब जब फोर्स है तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर होगा कितना P1, इस पर प्रेशर कितना होगा P1, जस्ट कीप क्वाइट, ठीक है। तो प्रेशर कितना होगा P1 कितना होगा जिधर फोर्स होगा। अब इधर भी क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। अब इधर फोर्स किधर अप्लाई होगा बच्चों, सरफेस के अपवर्ड लगेगा, मतलब प्रेशर भी इधर होगा P2। जरा इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर प्रेशर होगा नहीं होगा, एक प्रेशर इधर होगा। अच्छा इस लेवल पर इधर भी प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर किधर होगा इधर होगा। यहां प्रेशर ये वाला प्रेशर इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को। यहाँ पर प्रेशर जो होगा, ये प्रेशर इधर भी प्रेशर सेम इक्वल होगा। भाई हमने बोला है ना कि हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड होगा। इधर भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, इधर भी प्रेशर, इधर से प्रेशर, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगी, इस पर एक्सर्ट करेगी तो फोर्स भी लगेगा। तो ये प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे तो कैंसिल कर देंगे, ये प्रेशर इक्वल होगा कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ का जो प्रेशर होगा P1 और ये प्रेशर P2 इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस आएगा, प्रेशर में डिफरेंस। कितना डिफरेंस आता है बच्चों, अगर हाइट h है, इसका डेंसिटी मैंने मान लिया रो है, तो यहाँ का प्रेशर P1, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G। ये प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, प्रेशर में डिफरेंस। क्योंकि आपने पढ़ा है कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे आप लिक्विड के अंदर जाओगे, प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये प्रेशर क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स, ये प्रेशर डाउनवर्ड्स है। तो इन दोनों का फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। हम ये भी कर सकते हैं भाई, प्रेशर जिधर होगा इधर फोर्स भी अप्लाई होगा, इधर प्रेशर तो प्रेशर फोर्स भी नॉर्मली होगा। तो ये प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण एक इसमें रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। अब वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा, तो फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो पहले प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स F1 बाई एरिया। तो F1 कितना हो जाएगा, या इसको रखने देते भी, P1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और P2 कितना हो जाएगा F2 बाई ए। मैंने मान लिया कि यहाँ फोर्स P1 के कारण, प्रेशर P1 के कारण फोर्स कितना है F1 है, और इस P2 प्रेशर के कारण फोर्स कितना है F2 है। तो P1 इक्वल टू F1 बाई ए एंड P2 इक्वल टू F2 बाई ए। ये दोनों वैल्यू यहाँ हम रख सकते हैं। तो F1 बाई ए माइनस F2 बाई ए इज इक्वल टू, उल्टा लिख देंगे आप बच्चे, एक मिनट मिस्टेक हो गया, F2 बाई ए माइनस F1 बाई ए H रो G। अब क्या करेंगे, यहाँ पे A एलसीएम ले लेंगे, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, या एक एलसीएम ले लेते हैं, पहले एक स्टेप कर देता हूं, उसके बाद जो है अब ये हो जाएगा F2 माइनस F1 कितना है AH रो G। देखिए रिजल्टेंट फोर्स आया नहीं आया, यहाँ पे F2 माइनस F1 कितना है AH रो G। अब A इंटू H क्या होगा बच्चों, हाइट H है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो हाइट में अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा सॉलिड का, है ना, वॉल्यूम रो जी। अब ये वॉल्यूम जो है, जितना ये बॉडी का वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम लिक्विड यहां से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं इसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है कि नहीं। तो V रो G
ये क्या है V, अब V इंटू रो क्या है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब हम ये कर सकते हैं कि m इंटू जी F2 माइनस F1 इतना फोर्स आया। अब F2 माइनस F1 क्या है? यहाँ तक, और इसका रिजल्टेंट फोर्स आया। दोनों ये इधर है, F1 इधर है, F2 इधर है, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट F2 माइनस F1 कितना आया? mg। मतलब एक फोर्स लग रहा है किधर, और F2 क्या होगा इधर, F1 इधर, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ F2 क्या है? ग्रेटर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? अपवर्ड। तो ये किधर एक्ट होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, वही फोर्स क्या हो जाएगा? अप थ्रस्ट। वही फोर्स क्या होगा? अप थ्रस्ट होगा। ठीक है ना? तो यहां तक नोट करो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिएगा कि व्हेन अ बॉडी is completely or partially immersed in a liquid, then the liquid exerts an upthrust on the body. This upthrust is equal to weight of liquid displaced. जितना ये बॉडी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के क्या होता है? इक्वल होता है अप थ्रस्ट। तो मैं कह सकता हूं अप थ्रस्ट इज इक्वल टू, रिटन में अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी सबमर्ज्ड पार्ट। जो उसका पार्ट डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है लिक्विड में, उसके द्वारा जो हटाया गया है लिक्विड, उसका वेट अप थ्रस्ट की क्या होता है? इक्वल होता है। ऐसा आर्किमिडीज ने कहा है। यही स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। इसका यूज बहुत नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में इसका डायरेक्टली यूज हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का। न्यूमेरिकल्स में आगे लॉ ऑफ फ्लोटेशंस में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये इक्वल टू इतना होगा, वहां पे डायरेक्टली इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ लिक्विड डिस्प्लेस का वेट दिया है, कितना पार्ट डूबा उसका वेट कितना होगा, तो इक्वल बता दो, है ना? तो जैसे अब थ्रस्ट कितना लग रहा है, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, तो अब थ्रस्ट आपका आ गया, है कि नहीं? तो इसका क्या करेंगे आप लोग? मास इंटू ग्रेविटी m इंटू जी, और m क्या है? m कैसे निकालेंगे? अगर इसका डेंसिटी आपको मालूम है रो, इतने का वॉल्यूम आपको मालूम है v, तो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू v रो g। ये है अब थ्रस्ट का फार्मूला अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है बच्चे, इसको वीडियो को स्टॉप करो। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझिए क्या होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब कोई बॉडी फ्लोट क्यों कर रही है, तो फ्लोट करने का मतलब है, फ्लोटेशन का मतलब है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब उसका उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो फ्लोटेशन का दो ही लॉ बनता है, या तो अप थ्रस्ट क्या हो? ग्रेटर हो किससे? वेट ऑफ बॉडी के। दूसरा अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। तो दो ही लॉ बनता है इसके लिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए। इसी लॉ से हम कई कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जनरली ये लिख सकते हैं कि अप थ्रस्ट और वेट ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है। बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है ना? तो मान लेते हैं कि ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड की डेंसिटी आपको मालूम है कितना? रो। कितना मालूम है?
रो। मान लेते हैं ये बॉडी कुछ सरफेस से अंदर है और फ्लोट कर रही है, ठीक है ना। तो इस बॉडी का कितना कुछ डेंसिटी होगा, नहीं होगा? बोलो, इसका कितना डेंसिटी होगा? इसका डेंसिटी क्या मान लें? इसका डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, ठीक है ना। तो अब थ्रस्ट कितना होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा, इसका एरिया कितना मान लेते हैं? ए, हाइट h, इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। बोलो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो अब थ्रस्ट कितना होगा इसमें? v डैश, इसका डेंसिटी रो जी, यही होगा थ्रस्ट। अब थ्रस्ट ये होगा, लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो रहा है? मान लेते हैं कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, थोड़ा सरफेस क्या है, ऊपर है, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? v डैश। कितना डिस्प्लेस हुआ? v डैश। इसका डेंसिटी कितना है रो, तो कितना मास होगा इसका? mg। वेट, सॉरी वेट कितना होगा? mg। तो m कैसे निकालोगे? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैसे होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ये कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी, v इनटू डेंसिटी कितना इसका? सिग्मा इनटू ग्रेविटी g। जी क्या होगा? कैंसिल होगा। तो v डैश अपॉन, अगर v निकाले कितना आ जाएगा बच्चों? सिग्मा बाई रो। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये कंक्लूजन मिलता है फ्लोटिंग बॉडी के लिए। यहां तक नोट करें इसको। तो ये v डैश क्या है बच्चों? इसमें v डैश है लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इसके हाइट के टर्म्स में। जैसे लिक्विड में मान लेते हैं h डैश, हाइट इसकी क्या है? सबमर्ज्ड है इसमें, ठीक है ना, h डैश। एरिया कितना है? a है। ये तो चेंज होगा नहीं। तो कोई पूछे इसका वॉल्यूम v डैश कितना होगा, तो लिखेंगे हम लोग a इंटू एच डैश। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? a इंटू एच। हाइट में एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू एच आ जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो। ये a से a कैंसिल होगा, h डैश रो इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एच। ये आ जाएगा। ये सब ये फ्लोटेशन के लिए कंक्लूजन है, आपका कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको हाइट दिया रहेगा, डेंसिटी पूछ लेगा, या हाइट डेंसिटी दिया रहेगा, एक की हाइट दी रहेगी, एक की हाइट निकालना पड़ जाएगा। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए, नहीं तो इससे आप डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते हो प्रोसेस लगा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड्स का ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब डायनेमिक फ्लूइड्स है। मतलब अभी तक फ्लूइड्स रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम में था, तब तक की ये कहानी है। अब हमारी फ्लूइड क्या करेगी? मोशन में होगी, फ्लो करेगी। तो फ्लो करते समय क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इस पर हमको स्टडी करना है। जब बॉडी फ्लो करती है तो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में होती है। जैसे विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो विस्कोसिटी पढ़ेंगे, है ना। तो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए और इस पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके।